नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 3, जो कि प्रीवियस ईयर का हम लोग साइंस कर रहे हैं। यह रेलवे ग्रुप डी के 2018 में पूछा गया सवाल है। ये 23 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। इसमें कुल 22 प्रश्न आए थे। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्बन यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास है इथीन, इथाइन और इथेन। ठीक है, तो जब हम बंध की लंबाई की बात करते हैं तो जब कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड रहता है और कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड रहता है और कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होता है, तो सबसे अधिक लंबाई सिंगल बॉन्ड की, उसके बाद में डबल बॉन्ड की, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड की। अगर आपको फार्मूला पता है या एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का फार्मूला पता है तो निश्चित रूप से आप सवाल को हल कर लेंगे। तो देखिए, जो एथेन होता है एल्केन ग्रुप का होता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और आपने पढ़ा होगा एल्केन में एन जुड़ता है लास्ट में। ठीक है, एन सफिक्स जुड़ता है। तो देखिए एथ में एन जुड़ा है, एथेन हो गया। इसका मतलब यह एल्केन ग्रुप का है, जिसका फार्मूला होता है C2H2N+2। ये एल्केन ग्रुप का है। जब आप इसका फार्मूला देखेंगे तो C की संख्या 2 होगी तो H की संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है सब बढ़ते हुए क्रम के अनुसार, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। तो ये दोनों तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट में एथेन आना चाहिए। एक ये है और एक ये है। सबसे छोटा लंबाई किसका होगा बंध की? तो ट्रिपल बॉन्ड की, मतलब एल्काइन ग्रुप का। किस ग्रुप का? एल्काइन। एल्काइन ग्रुप कौन सा है? एथाइन। ठीक है ना। इथाइन कहाँ दिख रहा है? ये तो इथाइन शुरुआत में कहाँ है मेरे भाई? ये है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर पूरा टोटल फिर से आपको लिख कर बता दूं तो देखिए, सबसे छोटी लंबाई होगी इथाइन की। इथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं। ये हो गया C2H2। इससे बड़ी लंबाई किसकी होगी? एथिलीन की, जिसको इथीन कहते हैं। तो C2H4। क्लियर है। और सबसे बड़ी किसकी होगी? C2H6 की। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बंध की लंबाई का भी अगर आपसे पूछ दे तो मैं वो बता दूं आपको। ये 120 पिकोमीटर का होता है और इनकी लंबाई 134 पिकोमीटर की, जबकि इसकी लंबाई 154 पिकोमीटर की। ये फिक्स है, याद रखिएगा आप। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप क्लास 10 तक का 9 और 10 का कम से कम पढ़ जाइए। वैसे तो पढ़ना 6 to 10 का है, लेकिन मैं कहूँगा 9 और 10 का आराम से पढ़ जाइए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि एक पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। देखिए, ये प्रत्यास्थ संघटक बोल रहा है। इसका क्या होगा? आप सोचिए, ये एक पिंड है, ये एक पिंड है, ये इधर चल रहा है और ये इधर, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो प्रत्यास्थ संघट्ट भी किस दिशा में होगा? आप कहेंगे विपरीत दिशा में होगा। किस में होगा मेरे भाई? विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा नियम धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा मतलब I की बात कर रहा है, और इसके सिरों पर विभवांतर मतलब V के बीच का संबंध बताता है? तो कोई ऐसा फार्मूला आपको याद आ रहा है क्या जिसमें V और I आता हो? तो आपको पता है V बराबर IR, रटा रटाया है ना। और यह किससे आता है? ओम के नियम से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, आवेश में I और
वी का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें प्लस माइनस इलेक्ट्रॉनों की ही बस बात करता है। ठीक है, विकिरण ओम के विकिरण में आई और वी का मतलब ही नहीं, इसमें हीट उष्मा इससे संबंधित है और जूल का नियम भी उष्मा से संबंधित है। ठीक है, तो V बराबर आई आर किसने दिया है? ओम ने दिया है, अतः आंसर हो जाएगा ओम का नियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान 200 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, एक पिंड ये है, मतलब ये कार है और एक ट्रक है। ठीक है, ये ट्रक हो गई बड़ी, ये कार हो गई। ठीक है, अब ये रेस्ट अवस्था में, स्थिर अवस्था में है और ये गतिमान अवस्था में है। ठीक है, ये 200 केजी का है और ये m केजी का है, हमको पता ही नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए भी कर रहा हूँ, फिर इसको मिटा के हल करूँगा। अब ये जाता है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन जैसे ही टक्कर करता है तो क्या होता है कि इसके वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? कुछ तो एनर्जी इसकी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। जब इसका वेग चेंज होगा तो निश्चित रूप से इसका भी वेग चेंज होगा। तो देखिए, चेंज दिया है ना 8 मीटर पर सेकेंड, 10 से कितना हो जाता है? 8 मीटर पर सेकेंड। और ये स्थिर था तो ये भी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, दोनों का सेम है। इसका मतलब यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। कैसे लगेगा? ये एक ने धक्का दिया और ये दूसरा चल दिया, धक्का देने की वजह से इसका भी वेग कम हो गया। तो संवेग संरक्षण का आप नियम पढ़े होंगे अच्छे से। तो देखिए, हम क्या करते हैं, प्रारंभिक वेग तो सबका 0 ही होता है, तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले ही 0 लिख लेता हूँ, या फिर नहीं समझ में आता तो मैं लिखता हूँ ट्रक का m द्रव्यमान हो गया, u क्या हो गया? प्रारंभिक वेग, प्लस स्मॉल m और v, मतलब द्रव्यमान किसका हो गया मेरे भाई? और वेग, मतलब क्या है? हमारा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है। और आपको पता है इसका m, ठीक है, मतलब बड़े वाले का, ट्रक का और कार का, मैंने क्या कर लिया, दोनों का वेग क्या है मेरे भाई? सेम है। ठीक है, चलिए v1 और स्मॉल v1। v1 क्यों लिया मेरे भाई? क्योंकि आपको पता है दोनों का 8 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आया? तो देखिए, इसका कितना केजी है? 2000 केजी है, हमने 2000 केजी लिख लिया। ठीक है, गुणे कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, प्लस अब बताइए छोटे वाले का कितना है? छोटे वाले का पता नहीं है, m द्रव्यमान है। ठीक है, उसका वेग कितना था? तो आप कहेंगे सर उसका वेग तो कुछ था ही नहीं, वो तो रेस्ट में खड़ा हुआ चुपचाप था, तो हमने 0 लिख लिया। इतना समझ में आया? बराबर टक्कर के बाद इसका देखिए बदल गया, m 2000 किलो है, क्या लिखता हूँ? 2000 किलोग्राम। ठीक है, गुणते 8, बात समझ में आया? प्लस इसका कितना है? m पता नहीं, इसका भी 8 है। ठीक है मेरे भाई, ये वेग मैंने दोनों का 8 लिखा। देखिए टक्कर के बाद 8 आया कि नहीं आया? अब इसको जब हल करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा 20,000, कोई दिक्कत? ठीक है, ये 20,000 हो गया। बराबर आप देखेंगे कि 20 वाट है 160, तो ये 160 मतलब हम 2 8 16,000 ये हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 8 m यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ और इसको माइनस कर देता हूँ 16,000। बात समझ में आ रहा है? देखिए जगह का अभाव है, इसके वजह से मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर 16,000 प्लस 8 m होता, प्लस है उधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा ना। तो आप बताइए अंत में कितना हो जाएगा? 20,000 में से 16,000 गया तो 4,000 बचेगा, तो 4,000 यहाँ बच गया। यहाँ पर 8 m, 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, 500 kg हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब कार का जो द्रव्यमान था कितना है? 500 kg। क्लियर है? संवेग संरक्षण के नियम से यह सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 75 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा कितनी होगी?
तो ऊर्जा बोल रहा है, ऊर्जा मतलब वही कितनी बिजली खपत करेगी। यूनिट में बताएंगे, हमेशा बिजली का खर्च किलोवाट घंटा में बताते हैं, किलोवाट घंटा अर्थात यूनिट्स में बताते हैं। क्लियर है। अब देखिए आपके पास कितना वाट है, तो कहेंगे 750 वाट, ठीक है ना। हम यहाँ पर ऊर्जा लिख दें या खपत बिजली लिख देते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा पूछा है, चलिए ऊर्जा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये कितना है, वाट में है। देखिए तो हम किलोवाट में बदलने के लिए इसको 1000 से भाग कर देते हैं। क्लियर है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि किलोवाट घंटा में होता है। समय कितना है, 4 घंटा, हमने समय को 4 घंटा ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे। 1 0 से 1 0 खत्म, 25 तियाँ कितना होता है 75, और 25 चौके 100, 4 से 4 खत्म, केवल कितना बचा, 3 यूनिट बचा। अगर यूनिट आंसर नहीं देता तो क्या देता, किलो वाट घंटा देता। समझ में आया, तो 3 यूनिट आंसर हो जाएगा। सवाल में कोई दम नहीं न था, लेकिन अगर आप अच्छे से थियरी पढ़े हैं तो मज़ा आएगा आपको। और जहाँ तक सवाल है कि न्यूमेरिकल कराने का, तो मैं क्वेश्चन इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन टाइपिंग होने में दिक्कत हो रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है जानते हैं, इसमें आपको अक्सर देखने को मिलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही मुझसे टाइपिंग नहीं हो पा रहा है। मीटर सेकंड इनवर्स 2 इसको लिखा जा सकता है, तो ये टाइपिंग नहीं हो पा रहा है। अगर इतना आप मैनेज करने को तैयार हैं तो बोलिएगा, मैं टाइपिंग करूँगा, नहीं तो मैं हाथ से पेन से लिखूँगा, फिर उसके बाद में पढ़ाऊँगा। तो आपको कैसा वीडियो चाहिए आप लिखिएगा। देखिए या तो लिखिए पेन वाला, ठीक है ना, पेन वाला चाहिए, या टाइपिंग वाला। टाइपिंग में एरर मिलेगा मेरे भाई, पेन से मैं लिखूँगा, थोड़ा मेहनत कर दूँगा आपके लिए, और टॉपिक वाइज पढ़ा दूँगा आपको। हर एक चैप्टर के 40 50 20 30 जितना भी प्रश्न बनेगा, NCERT इंक्लूडेड और प्रीवियस ईयर। क्लियर है। तो अगर आपको पेन वाला चाहिए तो बस केवल इतना लिख लीजिए कि पेन वाला चाहिए, बस, बाकी मैं समझ जाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का तीनों समीकरण आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए पहला समीकरण क्या है हमारा, v, ये पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये टी है मेरे भाई, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण। आपसे पूछा है द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण में क्या है, आप हमेशा प्रारंभिक वेग को क्या कर दीजिए, समझाने के लिए कि कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। u प्रारंभिक वेग होता है, तो प्रारंभिक वेग को मेरे भाई u बराबर 0 मान लीजिए, हमेशा कर दीजिए, क्योंकि समझा रहा हूँ, हमेशा नहीं होगा, लेकिन इस समीकरण को याद करने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। चलिए ये जल एक पिंड है, ठीक है, अभी कोई गति अवस्था में है नहीं, लेकिन यह गति करने लगती है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है ना। तो प्रारंभ में तो 0 ही थी, 0 से स्टार्ट की ना, तो u बराबर सदैव क्या रखेंगे, 0। सदैव का मतलब जब समीकरण में कुछ नहीं दिया रहे, सवाल में कुछ नहीं दिया रहे, तो u बराबर ऑलवेज 0 रखेंगे आप, ठीक है। अगर दिया रहे कि 10 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर हो गया, तब आप कहेंगे कि ये 10 मीटर पर सेकंड u है और 15 मीटर पर सेकंड v है। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए समझा रहा हूँ, अगर आप 0 कर दिए मेरे भाई, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बोलिए हाँ। अब आपके पास क्या बचा, आप कहेंगे कि पहला समीकरण में सर वेग बचा और t बचा। देखिए त्वरण सब में है, त्वरण तो एक समान अगर मान लेते हैं तो त्वरण से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि त्वरण सब में है। तो v और t बचा कि नहीं, v से वेग, t से समय। तो गति का प्रथम समीकरण वेग और समय के संबंध को प्रदान करता है, याद रह जाएगा। कौन सा, वेग और समय बचेगा, वेग और समय। दूसरा में देखिए क्या है, विस्थापन। इसी विस्थापन को हम स्थिति भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, स्थिति। S से स्थिति, विस्थापन। अब क्या बचा है, विस्थापन बचा है मेरे भाई, और क्या बचा है, समय बचा है। तो दूसरा जो गति का समीकरण है, विस्थापन या स्थिति और समय को डिनोट करता है। स्थिति समय कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। गति का तृतीय समीकरण क्या करता है, देखिए यहाँ पर अब वेग बचा है और S मतलब स्थिति बचा है, विस्थापन। तो तृतीय समीकरण वेग और स्थिति को प्रदान करता है। स्थिति न दिया रहे तो विस्थापन दिया रहेगा। क्लियर है।
आज के बाद मत भूलिएगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। कब? यह सभी के सभी 23/9/2018 का सवाल है। ठीक है, कब का सवाल है मेरे भाई? 2018 का, वो भी शिफ्ट फर्स्ट, याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज के बाद ये नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणी विज्ञान मतलब प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहले संघ आता है कि गण, फिर कुल, वर्ग, वंश, प्रजाति। दूसरा ऑप्शन है संघ, वर्ग, कुल, गण, प्रजाति, वंश। संघ, वर्ग ये करके दिया है। आप क्लास 9th का NCERT जब उठा कर देखेंगे ना तो एकदम हूबहू छपा हुआ है। ठीक है, तो बताइए, आप पढ़े हैं तो सबसे पहले क्या आता है मेरे भाई? फाइलम मतलब संघ आता है, फिर क्लास वर्ग आता है, फिर ऑर्डर गण आता है, फिर फैमिली कुल आता है। ठीक है, फिर वंश आती है, फिर जाति आती है। प्रजाति इसमें दिया है तो वो क्या है? जाति है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। कौन सा ऑर्डर है? अगर इसमें एक और जोड़ना होता तो क्या लिखता? किंगडम लिखता। ठीक है ना, किंगडम मतलब जगत, जंतु जगत से हैं कि पादप जगत से हैं? जंतु जगत मतलब किंगडम। अब जंतु जगत लिख दिया तो आप समझिएगा पहला देगा जगत, इसको लिखते हैं किंगडम। किंगडम, ठीक है ना, किंगडम, फिर फाइलम, फाइलम मतलब संघ, फिर ऑर्डर, वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, क्या है? क्लास, फिर गण मतलब ऑर्डर। ठीक है ना, कभी कभी अंग्रेजी में दे देगा, कुल मतलब फैमिली। ठीक है, फिर उसके बाद में वंश और जाति, वंश मतलब स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जब किसी का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो वंश और जाति को मिला करके ही लिखते हैं। और एक चीज़ और कभी कभी पूछता है, याद रखिएगा, जाति का नाम कभी भी कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं करते, हमेशा स्मॉल लेटर से ही रहता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग क्या है, होमो सेपियंस ना, तो एस स्मॉल रहेगा। ठीक है, याद रह जाएगा। जैसे मेढक का लिखेंगे राना, टिग्रीना, तो राना में आर तो कैपिटल रहेगा लेकिन टिग्रीना में टी स्मॉल रहेगा। क्यों? क्योंकि जाति का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है? हमें लगता है कि ये अगले मतलब पिछले वाले सेट में भी ये आया हुआ था, तो याद आपको होगा, ऑप्शन हो जाएगा पपीता। आंसर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना, हमने कहा उभयलिंगी जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों पाए जाते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं। एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हो गया तो इसको इम्पोर्टेंट में लिख लीजिएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ऑप्शन है अधश्वेतक, अग्नाशय, श्लेष्मा और अधिवृक्क। इतना ज़बरदस्त हिंदी दे दिया कि आप घबरा जाएंगे। आप क्या पढ़ें? पीयूष ग्रंथि, बोलिए हाँ, या पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्लेष्मा। जब भी देखिए दिक्कत क्या है, जब क्वेश्चन को गड़बड़ ना समझ में आए तो क्या करिए, आप उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा कंप्यूटर पर। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। आपको पता है कि जो ग्रंथियां हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी और एक बहिःस्रावी। क्या होते हैं? बहिःस्रावी। ठीक है ना, 2 तरीके की ग्रंथियां होती हैं। ये नलिका युक्त होती हैं और ये नलिका विहीन होती हैं। आपको पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन्स, जबकि ये जूस और एंजाइम स्रावित करते हैं। आपको पता है कि अगर आप पढ़े होंगे तो यह जानते होंगे कि जो दुग्ध है, दुग्ध ग्रंथि है, वो क्या है? हमारा बहिःस्रावी है। अश्रु, आंसू जो है वो क्या है? बहिःस्रावी। लार ग्रंथियाँ जो हैं वो क्या हैं? बहिःस्रावी। जो पसीना वाला श्वेत ग्रंथियाँ हैं ये सब बहिःस्रावी हैं। ठीक है ना, लेकिन आप बहुत सारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी पढ़े होंगे, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थैलेमस पढ़े होंगे, एड्रेनल ग्रंथि। इस तरीके से ये क्या है? आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा, ये पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है
अक्सर यही सवाल में आता है, अगर आप कहेंगे तो इससे भी छोटी पिनियल होती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि का ही अक्सर सवाल में आया है। पिनियल ग्रंथि आज तक ऑप्शन में नहीं दिया है, और इसका जो भार होता है लगभग 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है, चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 डिग्री, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को 32 फ़ारेनहाइट कहते हैं। आपको याद रखना है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये एक फार्मूले से करते हैं, मैं वो आपको फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, आपको याद रखना है क्या कि C/100 बराबर F माइनस 32/180। ये फार्मूला याद रखेंगे आप तो निश्चित रूप से आप उड़ा देंगे। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो 100/0 मतलब 0 ही होता है, 32/180। अब 180 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, अंततः F बराबर 32 ही आएगा हल करेंगे तो। ठीक है ना, याद है तो आप क्या करिएगा, आंसर डी दे दीजिएगा। लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना है। कभी कभी आपको दे देगा केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन, तो 273 आपको याद रखना है। ठीक है ना, कभी भी आपसे सवाल पूछे तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे तो आप सवाल को कर ले जाएंगे। नहीं याद रहेगा तो इजी प्रश्न नहीं हो पाएगा। कह रहा है वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। देखिए फिर रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस वाला साइंस का देखेंगे तो उसमें प्रश्न पूछा था, तो इसमें 10 अणु हैं। क्या होता है फार्मूला, Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम होता है वॉशिंग सोडा, धावन सोडा का। ठीक है, इसमें कितने अणु हैं जल के, तो आप कहेंगे 10 अणु हैं जल के। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है। पहला ही विकल्प दिया था इसमें ये सभी। ठीक है ना, अब देखिए सबसे छोटा आकार कौन सा है, एल्युमिनियम प्लस, ये देखिए इस तरीके से लिखा है 3+। ठीक है ना, ये Na पर प्लस और Mg पर +2 है, ये Mg पर +2 है, +2 ऐसे करके, या +2 लिख दिया। बात समझ में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसे भाई आकार में छोटा है, आप देखेंगे जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि आवर्त सारणी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए ह, ली, ना, क, रब, कस, फर, ये पहला है ना। अब मैं आवर्त में जाता हूँ, ये वर्ग था, ये क्या था, वर्ग था। ये तीसरे आवर्त में है, तीसरे वर्ग में मैं जाता हूँ, ना, मग, अल, सी। ठीक है ना, अब देखिए आप देखिएगा जब आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे और राइट ऊपर से टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब क्या कहने हैं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने पर तत्वों का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक आप देखेंगे बढ़ जाएगा। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो क्या होगा, रेडियस उनका बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखिए इसमें पूछा है, एक मिनट मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ऑप्शन नंबर बी होगा, टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने में घटता है। ठीक है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाने में घटता है, इसका मतलब आप देखिए हम लेफ्ट में सबसे क्या है, Na है, फिर Mg है, उसके बाद राइट में क्या है, एल्युमिनियम है। तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, घटता है, और टॉप टू बॉटम आने में बढ़ता है। तो इसका मतलब जिसको यह नियम पता है तो ऑप्शन लगा देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। आपको आवर्त सारणी के नियमों को, उनके विशेषताओं को, उनके गुणों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में, तब जाकर के आप ऐसे सवालों को हल कर लेंगे। इसमें कहा आकार में सबसे छोटा है, देखिए ना ये कितना त्याग दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं बहुत अच्छे से, थोड़ा सा टाइम तब दे दीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा,
क्यों टॉप टू बॉटम बढ़ता है और क्यों लेफ्ट टू राइट घटता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन था, ओहो बार बार समस्या हो जाए। देखिए पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस हो गया मेरे भाई, मैंने प्लस लिख दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, अब जब लिथियम का देखेंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, एक दो इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए, अब देखिए न्यूक्लियस से इसके आउटर मोस्ट सेल का दूरी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया इसके अपेक्षा। अगर मैं सोडियम का लूँ, ये न्यूक्लियस हो गया, देखिए इसमें 2 हो जाएंगे मेरे भाई, इसमें 8 हो जाएंगे, तो 8 तो 10 हो जाएगा और 1 11। देखिए अब न्यूक्लियस इसका दूरी बढ़ गया कि नहीं, इसीलिए कहते हैं ऊपर से नीचे आने पर उनका आकार बढ़ता है। क्लियर है। अब लेफ्ट टू राइट मैं बताता हूँ क्यों घटता है। ठीक है, चलिए लेफ्ट टू राइट देखिए, हमने क्या किया था, ये सोडियम है, ठीक है, फिर क्या था, मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, फिर क्या है, सिलिकॉन है। अगर सोडियम का देखेंगे तो इसका 11 होता है। ध्यान से देखिएगा, ये न्यूक्लियस है, 11 इलेक्ट्रॉन तो 11 प्रोटॉन भी होंगे। ये देखिए 1 2 और 3 हो गया। ठीक है मेरे भाई, इसमें 2 है, इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 1 यहाँ पर हो गया। देखिए 2 8 10 1 11 टोटल। तो ये स्टेबल होने के लिए 1 त्याग देता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस पर +1 आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसमें 11 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो प्रोटॉन नाभिक जो है अपनी तरफ इसको खींचेगा, ये खींचेगा तो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा। अब आप सोचिए कि मैग्नीशियम 2 त्यागता है, मतलब मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ पर 11 ही प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये खींचेगा अपनी तरफ, इसको खींचेगा, प्रोटॉन नाभिक की तरफ खींचेगा बाहरी कोश को। अब यहाँ पर 12 लोग हो गए, यहाँ पर 11 ही लोग हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें तो 10 ही है। अब आप बताइए कि 11 लोग 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेज़ी से खींचेंगे कि 12 लोग, तो आप कहेंगे कि 12 लोग। अब उसी तरीके से एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो 13 प्रोटॉन हो गए और 3 त्याग दिया है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताइए कि 13 लोग ज़्यादा ताकत से खींचेंगे अपनी तरफ या फिर 11 वाला या 12 वाला, आप कहेंगे 13 वाला। मतलब कुल मिलाकर के ये नाभिक हो गया, तो 1 2 3 हो गया, तो क्या करेगा ये 13 इसको इतना खींचेगा कि ये सिकुड़ करके बहुत कम हो जाएगा, उनके अपेक्षा कम हो जाएगा। इसका मतलब इनका आकार क्या हो गया, घट गया। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने में आकार घटता है, याद रहेगा। बाएं से दाएं जाने में आकार घटता है, ऊपर से नीचे आने में आकार बढ़ता है। इतना काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्ट में से कौन सा हार्मोन्स मुक्त होता है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनालाइन और थायरोक्सिन। तो आपको याद रखना है टेस्टिज, यहाँ टेस्टिज जो दिया है टेस्टिज होगा। टेस्टिज मतलब वैसे जैसे दिया है वैसे मैं लिखा हूँ, टेस्टिज या टेस्टिस, ठीक है ना। टेस्टिज मतलब अंडकोश, ठीक है ना, अंडकोश मतलब ये पुरुषों में पाया जाता है। अंडकोश में क्या निर्माण होता है, शुक्राणु, ठीक है ना, उसी का हार्मोन्स। तो आप कहेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मुक्त होता है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। टेस्टोस्टेरोन को ही, टेस्टिस को ही अंडकोश बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी को हिंदी में वृषण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ वृषण दिया होता, चाहे टेस्टिस दिया होता, अंडकोश दिया होता, तो सबका आंसर टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्रीय पौधों का एक गुण नहीं है। यहाँ 80 जो लिखा हूँ, फिर से पढ़ देता हूँ कि एक गुण 80 नहीं है। तो 80 क्या संभव है, मुझसे टाइपिंग में एरर हो गया, तो बस एक गुण नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है, जालीदार सिरा रचना, मुख्य जड़, 2 बीजपत्र, रेशेदार जड़। गुण नहीं है बोला है, ठीक है। आपको पता है कि इसका नाम द्विबीजपत्री इसीलिए है, द्विबीजपत्री कि इसमें 2 बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र समझते हैं, जैसे आप कभी चना देखे होंगे, ये देखिए जितना बन पा रहा है मैं बता दे रहा हूँ, ये चना। अब चना को जब
तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में टूट जाता है। आप दाल देखे हैं कि नहीं चना का, तो 2 कोट में है, 2 दाल को लेकर जोड़ेंगे तो चना बन जाएगा, ठीक है ना। आप कभी आम देखे हैं, आम का कुसली देखे होंगे कि इस तरीके से 2 ठो बन जाता है, तो ये द्विबीजपत्री होते हैं। लेकिन द्विबीजपत्री पौधों का जो गुड़ है वो रेशेदार नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका रेशेदार जड़। देखिए समस्या क्या है, टाइपिंग करना, पीडीएफ बनाना, तो ये पीडीएफ न बन करके क्या बन गया है, पिक्चर साइज में बन गया है, इसीलिए कभी कभी टिक होकर के हो जा रहा है। तो थोड़ी बहुत परेशानी चलती है। हमको क्या मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये 80 नहीं है, बस ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जालीदार सिरा रचना, मुख्य जड़ और 2 बीज पत्र उसका गुड़ है, आप राइट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में। मुख्य जड़ का मतलब समझते हैं, अगर ये एक पेड़ है ना तो इसका एक जड़ होगा, ठीक है ना, और इसमें से ये निकले रहेंगे, ठीक है, ये होता है मुख्य जड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिथियम सोडियम पोटेशियम में क्या समानता है। देखिए लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, ये एक ही वर्ग में है तो निश्चित रूप से इनमें समानता पाई जाती होगी। ये अक्रिय तत्व हैं, ऐसा नहीं ये क्रिया करते हैं, ठीक है ना। ये क्षारीय मृदा तत्व हैं। आपको याद रखना है कि पहला, यही तो आवर्त सारणी का कमाल है, कितना सवाल आ रहा है। पहला को क्षारीय तत्व कहते हैं और दूसरे ग्रुप को क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं, जो क्या होता है, बेमग का सरबारा, ठीक है ना। वही बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, चाहे जैसे याद रखें आप। तो ये क्षारीय मृदा तत्व भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दूसरा वर्ग वाला होता है। ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल बनाते हैं भाई ऑक्साइड, ये भी आंसर नहीं होगा। इनके वायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हाइड्रोजन है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिथियम है तो इसका कितना होता है, 3 होता है ना, तो 2 और 1, लास्ट में 1 आया ना। सोडियम में कितना होता है, 11 होता है, तो आप देखें 2 8 1, 8 2 से 11, लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो इसके वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यही इनकी समानता है, और बहुत सारी समानताएं हैं लेकिन इस ऑप्शन में ये दिया है, इसलिए आवर्त सारणी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो देख लीजिए प्रॉपर, वीडियो प्रॉपर 2 घंटे का लिखिए यूट्यूब पर जा करके, पीरियोडिक टेबल मैराथन, उसमें सब कवर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, और नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सोडियम धातु में संग्रहित होती है। सोडियम धातु में नहीं, सोडियम धातु किस में संग्रहित होती है, प्रश्न ये होगा, ठीक है ना। यहाँ पर छूट गया होगा, आप सोचिए किस में, ठीक है, किस में संग्रहित होगा, तो आप सभी को याद होगा, रटाया होगा, कई बार प्रश्न पूछा है, केरोसिन में, ठीक है। किस में संग्रहित होगा, केरोसिन में। केरोसिन में रखने का कारण क्या है कि यह ऑक्सीजन से जैसे ही क्रिया करता है विस्फोट हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको कहाँ रखा जाता है भाई, केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है, याद रह जाएगा। देखिए जल में आग जब लगाना होता है ना, जैसे कि मानकर चलिए अगर कोई पनडुब्बी यात्री रास्ता भूल गया है तो रास्ता दिखाना हो, तो डब्बे में सोडियम रख करके इस रूप में रखा जाता है कि नीचे फेंके तो कुछ देर के बाद खुल जाए, खुलने के बाद क्या हो जाएगा, पानी में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके विस्फोट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उस पद का पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। प्लेटिनम, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियान। तो देखिए क्रिप्टॉन क्या है, अक्रिय गैस तत्व है, आर्गन क्या है, अक्रिय गैस तत्व है, नियान क्या है, अक्रिय गैस तत्व है, जबकि यह क्या है, धातु है। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्लेटिनम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और ये प्रश्न आप कर लिए होंगे, ठीक है ना। याद होगा, ही ने अर कर जी रन, ही ने अर कर जी रन, ये क्या है, अक्रिय गैस तत्व है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है ना। देखिए तीनों मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं।
कॉपर सल्फेट के एक अणु में कितने जल के अणु होते हैं। कितना टफ सवाल पूछा है, जब तक अगर आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से नहीं हो पाएगा। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है। लेकिन जब ये साल्ट के मतलब लवण के रूप में रहता है, साल्ट के रूप में रहता है, और इसमें जो है 5 जल के अणु होते हैं। उसका सही फार्मूला क्या है, CuSO4 × 5H2O लिख लीजिएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियॉल, है ना। ब्लू विट्रियॉल किसको बोलते हैं, तो कहेंगे कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4 × 5H2O। जल के कितने अणु दिख रहे हैं, तो कहेंगे 5 अणु। क्लियर है, क्लियर रहना भी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे बीच वाले कान में हैमर एनविल पित्रा के हैमर कोकिल स्टीरप, ऑडिटर बोन एनविल स्टीरप, हैमर एनविल स्टीरप। पहली बार प्रश्न सुने होंगे, ऐसा भी प्रश्न आया है। बहुत से यूट्यूब देखेंगे, नहीं पढ़ाए होंगे ये सब, है ना। इसीलिए प्रैक्टिस सेट जरूरी, वो भी कौन सा, प्रीवियस ईयर का। तो आपको याद क्या रखना है, ऑप्शन नंबर डी, हैमर एनविल और स्टीरप। क्लियर है। कान में ही अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेप्स, ठीक है ना। कान की सबसे छोटी हड्डी क्या नाम है, स्टेप्स। कितनी जोड़ी हड्डी पाई जाती है, 3 जोड़ी, ठीक है ना। 3 इसमें 3 उसमें, मतलब 3 हड्डी पाई जाती हैं, जिसका नाम है इनकस, मैलियस और स्टेपस। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और ये आप याद रखिएगा कि जो कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, वो कंपन हैमर, एनविल और स्टीरप, ये नाम है, ठीक है ना। क्या है, नाम है, याद रह जाएगा, याद आपको रखना भी पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वो भी न्यूमेरिकल से है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा उपभोग करता है, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 50 वाट शक्ति है, पावर है, P = 50 वाट, ठीक है ना। ये क्या दिया है, जूल, कार्य दिया है इसके द्वारा, या ऊर्जा दिया है 1000 जूल, ठीक है ना। तो आप बताइए क्या पूछा है, समय। कोई ऐसा फार्मूला जो ये पढ़े हैं, तो कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने के समय दर को क्षमता कहते हैं। मतलब P = W/T, सूत्र पढ़े हैं ना, बस इसमें भर दीजिए, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो T = W/P हो जाएगा। W का वैल्यू कितना है, 1000, इसका वैल्यू कितना है, 50। 50 दूनी कितना होता है, 100। समझ में आया, तो 5 दूनी 10, 20 सेकेंड लगेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैटायन है। एनायन और कैटायन समझते हैं क्या, अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर पहले बता देता हूँ, अमोनियम, ठीक है। क्या होता है अमोनियम, आप देखिए NH4+, ये देखिए प्लस है ना, प्लस को बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। और जो माइनस होता है, ये देखिए नाइट्रेट है, NO3-, ये होता है एनायन। क्या होता है, एनायन, ठीक है। पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं, निगेटिव के एनायन बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड OH-, कार्बोनेट CO3-। तो ये तीनों माइनस हैं, और एक क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को ही क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये भी किस चैप्टर से है, गति से है ना। आपने गति में तो यही पढ़ा है, V = U+AT, यही पढ़े हैं ना। S = UT + ½ AT², मतलब प्लस 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 पढ़े हैं ना। तो वो क्या है, जमीन पर। ये देखिए, अगर ये फर्श है, तो हम अगर एक कार को
ड्राइविंग के लिए मानकर चलिए क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, थोड़ा सा, ठीक है। ये इस रोड पर चल रहा है, मतलब ये 36 गति कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। जब 36 गति कर रहा है तो यहाँ पर हम प्लस ही लेंगे, क्यों? क्योंकि यह धरती पर चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम किसी चीज़ को ऊपर उछाल रहे हैं तो आप बताइए, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचता है ना, नीचे की ओर लगता है ना। जब ऊपर की कर रहे हैं इसका मतलब हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत फेंक रहे हैं, विपरीत फेंक रहे हैं, तो जो ए है मतलब वास्तव में वो जी है, गुरुत्वीय त्वरण है। और जब हम इसके विपरीत करेंगे तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तो पृथ्वी की ओर आ रही है तो वहाँ पर प्लस रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अब इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। अब इस सवाल को हल करते हैं। क्या है सवाल? गेंद को इतना मतलब फेंकी जाती है 12 सेकंड, मतलब टी का वैल्यू दिया है 12.5। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा तभी सवाल को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वेग ज्ञात करना है आपको, v का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए त्वरण दिया है, नहीं दिया है, तो g का वैल्यू आपको हमेशा कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड लेना है। वास्तव में होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन में दिक्कत होता है इसलिए हम डायरेक्ट कहते हैं 10 लिया कीजिए, और सवाल में भी देता है कि 10। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो यहाँ पर अधूरा लग रहा है थोड़ा सा सवाल, कि सही है। जब पूछ रहा है कि वह वेग ज्ञात करे जिसके साथ फेंका गया, मतलब प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, और इसमें आधा ही दिया है। कह रहा है ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद इतना सेकंड बाद जमीन पर वापस आता है, वह वेग ज्ञात कीजिए जिसके साथ ऊपर फेंका। नहीं, ठीक है, सवाल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल को हल करते हैं। अब आप बताइए कौन सा समीकरण पढ़ें? v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये विपरीत कर रहा है, ठीक है ना। ए टी, ए की जगह जी लिख लिया, जी टी, कोई दिक्कत। अब बताइए प्रारंभिक वेग तो क्या होगा? 0 होगा। बोलिए हाँ, कैसे 0 होगा मेरे भाई? क्योंकि शुरुआत में यहाँ से है तो कोई वेग नहीं है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वेग दे दिया है हमारे पास, कुछ नहीं, वेग ही तो ज्ञात करना है। तो अब देखिए g का वैल्यू 10 दिया है और t का वैल्यू कितना दिया है, इतना। लेकिन एक चीज़ इसमें नोटिस आप कर पा रहे होंगे कि जब हम फेंके तो कुछ समय लगा, फिर उतनी, मान लीजिए यहाँ आया, फिर उतना ही दूरी से ज़मीन पर आया, मतलब कि यह 12 सेकंड आने और जाने दोनों का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि t बराबर इस दूरी, ये जो टोटल दूरी इतनी हो गई है ना, ये दूरी, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा, मतलब आधा समय लगा 12.5 का। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो मैं क्या लिखता हूँ, इसका वैल्यू 0 लिख दिया। अब देखिए इसका वैल्यू 0 लिख दिया तो कोई मतलब है ही नहीं। जी का वैल्यू क्या लिख दिया मैं, 10, ठीक है मेरे भाई। -10 है यहाँ पर, क्यों -10 है? यहाँ पर माइनस बचा है। गुणित टी का वैल्यू मैंने कितना लिख दिया, 12.5/2। ये 2 कहाँ से ला दिया मैं, जबरी? नहीं, मैंने कहा कि जब मैं बॉल को उछाल रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पर जाकर रुक गई, फिर यहाँ से वापस आई, तो मतलब दूरी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो तय की है, हैं, तो 12 का आधा ही समय लगेगा ना, क्योंकि ये गया भी है और आया भी है, ठीक है। तो हमने 2 से भाग दे दिया। अब 2 पंजे कितना होता है, 10, 12 25 60, 5 5 25, 62.5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? थोड़ा सा नया सवाल दिख गया आपको तो घबरा मत जाइएगा। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो टी को आधा आपको करना ही पड़ेगा। अगर केवल कहता कि फेंका गया और वो वापस नहीं आया है तो उसका समय देता, अलग बात है। कह दे ऊपर से छोड़ा गया तो पूरा समय लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब फेंका गया फिर वापस आ रहा है, वापस आने की बात कर रहा है, तो टी तो आधा होगा ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 62.5 सेकेंड लगेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो में अगर आपको दिक्कत हो गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अच्छा वीडियो लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, सभी प्रीवियस ईयर के हैं, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।